प्रिय विद्यार्थियों, कवि बिहारी के मूल्यांकन के रूप में जो हम उनका मुक्त का कवि रूप देख रहे थे अपनी पिछली वीडियो में, उसी बात हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। बिंदु संख्या 4 के रूप में चमत्कार विधान। बिहारी का युग वैभव का और विलास का युग था, अतः तत्कालीन काव्य में चमत्कार प्रदर्शन के प्रति प्रबल आग्रह व्यक्त हुआ है। काव्य शास्त्र में चमत्कार विधान के अंतर्गत मुख्यतः 10 भेदों की चर्चा आती है। अविचारित रमणीय, विचार्य भाण रमणीय, संपूर्ण सुक्ति व्यापी, सुक्त उपदेश व्यापी, शब्दगत, अर्थगत, अलंकारगत, रसगत तथा प्रख्यात वृत्तिगत। बिहारी सत्सई में चमत्कार विधान के इन सभी भेदों के उदाहरण अक्सर दिखाई दे जाते हैं। उदाहरण के लिए रसगत चमत्कार का एक नमूना हम देख सकते हैं। छिनक उघारती, छिनु छुपती, राखती छुप छुपाए, सब दिन पिए खंडित अधर, दर्पण देखत जाई। इस दोहे में संयोग के क्षणों के कारण उत्पन्न हुए हर्ष का चमत्कार वर्णित हुआ है। नायिका का आलिंगन करते हुए नायक ने उसके अधर को काट लिया, जिसके उसके अधर पर क्षत हो गया। नायिका कभी उस क्षत को उघाड़ती है, कभी उसको स्पर्श करती है और कभी उसे छिपा लेती है। इसी प्रकार अपने इस क्षत युक्त अधर को सारे दिन दर्पण में देखती रहती है। इसी प्रकार का उक्ति वैचित्र्य से युक्त एक दोहा और भी देखा जा सकता है। उदाहरण के रूप में लाज गहो बेकाज कत, घेरी रहे घर जाही, गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाही। गोपी जो नायिका है, श्री कृष्ण नायक से कह रही है कि हे नायक, तनिक लज्जा करो, बिना कारण मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो। लाज गहो, लज्जा ग्रहण कर, बेकाज कर, बेकार में ही, घेरी रहे, मेरे रास्ते को घेर रहे हो, घर जाही, मुझे घर क्यों नहीं जाने देते। गोरस चाहत फिरत हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि गोरस अर्थात दही के इच्छुक नहीं हो, तुम्हें तो गोरस अर्थात रतिजन्य रस की प्यास है। गोपी का आशय यह भी है कि हे नायक, मैं तुम्हारी इच्छा से अच्छी तरह परिचित हूँ, घर जा रही हूँ, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम वहीं आ जाओ। विस्तार भय के कारण चमत्कार विधान के अन्य उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। 2 शब्दों में कहा जा सकता है कि बिहारी का यह चमत्कार से परिपूर्ण है, ये काव्य जो है चमत्कार से परिपूर्ण है। यदि खोजा जाए तो बिहारी के प्रत्येक छंद में ही किसी न किसी प्रकार का चमत्कार मिल ही जाएगा। अगला बिंदु है अर्थगौरव। अर्थगौरव का आशय है कि थोड़े से थोड़े शब्दों के भीतर अधिक से अधिक भावों की व्यंजना। इस दृष्टि से बिहारी निश्चय ही बहुत सफल मुक्तकार है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में बिहारी सत्सई के दोहों जैसा अर्थगौरव किसी भी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं मिलता है। बिहारी ने अर्थगौरव की सृष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है, जैसे श्लेष, ध्वनि, वक्रोक्ति, मुद्रा आदि। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें कवि ने वक्रता का प्रयोग करके अर्थ गौरव की सृष्टि की है। सोहत संग समान सो, यह कह सब लोग, पीन पीक ओठन बने, काजर नैन जोग। इस दोहे का विधार्थ इस प्रकार है कि संसार में प्रत्येक वस्तु की शोभा समान गुणों वाली वस्तुओं के साथ ही होती है। यह बात सभी लोग स्वीकार करते आए हैं। कदाचित इसी कारण से पान की पीक होठों की शोभा बढ़ाती है और काजल नेत्रों की कांति में वृद्धि करता है। यदि वक्रता का प्रयोग किया जाए तो इस दोहे का अर्थ अत्यंत चमत्कारपूर्ण होगा। कोई नायक पर स्त्री के साथ रति क्रीड़ा करके आया है और उस रति क्रीड़ा के चिन्ह उसके होठों और पलकों पर अंकित हैं। नायक के होठों पर स्त्री के नेत्रों का काजल लगा हुआ है और उसकी पलकों पर नायिका की पान की पीक की लाली लगी हुई है, जिसे देखकर नायिका तत्काल सारी स्थिति समझ लेती है और नायक से कहती है कि हे नायक, तुम्हारे होठों पर नायिका का काजल और पलकों पर नायिका के पान की लाली अंकित है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि प्रत्येक पदार्थ समान धर्म वाले पदार्थों में ही सुशोभित होता है। पान की पीक होठों पर और काजल
नैनों में ही अच्छा लगता है। तुम्हारी स्थिति ठीक उल्टी है, जो कि तुम्हारे कुकृत्य की कलई स्वयं खोल रही है। इसी प्रकार एक अन्य दोहा देखा जा सकता है, जिसमें कतिपय शब्दों के श्लिष्ट प्रयोग से कवि ने अर्थ गौरव की सृष्टि की है। दोहा इस प्रकार है, मनमोहन सो मोह करी, तू घनश्याम निहारी, कुंज बिहारी सो बिहरी, गिरधारी उर्धारी। इस दोहे में मनमोहन, घनश्याम, कुंज बिहारी और गिरधारी इन 4 शब्दों का श्लिष्ट प्रयोग किया गया है, जिनके फलस्वरूप इस दोहे के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो भक्ति परक अर्थ है, दूसरा श्रृंगार परक अर्थ है। श्रृंगार पर अर्थ इस प्रकार होगा, नायिका की एक सखी उससे कह रही है कि हे नायिका, तू बादलों, घनश्याम को इस की ओर देख जो काम भावना को जागृत करने वाले हैं। ऐसे समय में तू मान मत कर, अर्थात रूठ मत, और मन को मोहने वाले मनमोहन के प्रति प्रेम का भाव प्रकट कर। कुंजों में विहार करने वाले कुंज बिहारी के साथ विहार कर, और अपने गिरिवत उन्नत कुचों गिरधारी से युक्त हृदय में अपने प्रियतम को धारण कर। इस दोहे का भक्तिपरक अर्थ इस प्रकार होगा कि हे मन, यदि तू किसी के प्रति मोह ही रखना चाहता है तो सभी के मन को मोहित करने वाले मनमोहन के प्रति प्रेम भाव रख, और यदि तू किसी के रूप को ही निहारना चाहता है तो बादलों की तरह श्याम वर्ण वाले घनश्याम को देख। हे मन, यदि तू किसी के साथ विहार ही करना चाहता है तो कुंजों में विहार करने वाले श्री कृष्ण के साथ विहार कर, और यदि तू किसी को अपने हृदय में धारण ही करना चाहता है तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण को धारण कर। और इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी के दोहे अर्थ गौरव की दृष्टि से भी सर्वथा सफल रहे हैं। अगला बिंदु है समाहार शक्ति। मुक्तकार की सफलता उसकी समाहार शक्ति पर भी निर्भर करती है। एक आलोचक के शब्दों में, यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। मुक्तक की यही संक्षिप्तता उसके क्षणिक प्रभाव का कारण होती है। मुक्तकार को अत्यंत आकार के मुक्तक अथवा छंद में अधिकतम भाव संपदा की प्रतिष्ठा करनी होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि की समाहार शक्ति का आश्रय लेना होता है। मुक्तकार की कल्पना और भाषा दोनों क्षेत्रों में समाहार शक्ति का परिचय देना होता है। इस दृष्टि से बिहारी सत्सई निश्चय ही एक सफल रचना समझी जा सकती है। कल्पना की समाहार शक्ति के उदाहरण के रूप में बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है। जुरै दुहन के द्रग झमकी, रुके न झीने चीर, हल्की फौज हरोल ज्यों, परे मोल परे भीर। नायक और नायिका दोनों अचानक मिल जाते हैं। नायिका को लज्जा जाती है और वह घूंघट कर लेती है, किंतु घूंघट का वस्त्र अत्यंत महीन है, बारीक है। अतः नायक नायिका के नेत्र परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। कवि ने इसी प्रसंग को कल्पना का संस्पर्श देकर इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि नायक और नायिका दोनों के नेत्र शीघ्रता के साथ एक दूसरे के साथ मिल गए। नायिका के नेत्रों पर पड़े हुए घूंघट का वस्त्र उसके नेत्रों के मिलन को उसी प्रकार नहीं रोक सका जिस प्रकार की हरावल की छोटी अग्रिम सेना मुख्य सेना पर शत्रु के आक्रमण को नहीं रोक सकती। कहने का आशय यह है कि नायिका के नेत्रों पर पड़े हुए घूंघट को भी पार करके नायक के नेत्रों ने नायिका के नेत्रों पर आक्रमण कर दिया। बिहारी ने भाषा के क्षेत्र में भी समाहार शक्ति का परिचय दिया है और समास बहुल भाषा का प्रयोग किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने रूपक, सांगरूपक, प्रायोक्ति, विशेषोक्ति तथा अन्योक्ति आदि अलंकारों का बहुल प्रयोग किया है। विस्तार भय से इन सभी अलंकारों के उदाहरण यहाँ दिए जाना संभव नहीं है। नमूने के लिए विशेषोक्ति अलंकार का ये उदाहरण देखा जा सकता है। नेह नैनन को कई उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ ने प्यास बुझाई। अर्थात नायिका अपनी एक सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे इन नेत्रों में प्रेमी का प्रेम रूपी तेल नहीं है, बल्कि इनमें कोई रोग लग गया है। यद्यपि ये मेरे नेत्र प्रिय के वियोग के कारण प्रतिदिन आंसुओं के जल से परिपूर्ण रहते हैं, तो भी इन नेत्रों की प्यास नहीं बुझती। अर्थात
प्रियतम के दर्शन नहीं होते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बिहारी की कल्पना तथा भाषा की समाहार शक्ति भावों का उत्कर्ष करने वाली और उसमें गंभीरता निहित करने वाली है। बिहारी की अपूर्व सफलता का एक कारण यह समाहार शक्ति भी है। अगला बिंदु है अलंकार विधान। अलंकार विधान के अंतर्गत केवल अलंकारों का प्रयोग ही नहीं आता, अपितु सभी प्रकार का काव्य सौंदर्य इसी अलंकार विधान के अंतर्गत आता है। मुक्तक में प्रत्येक छंद का प्रयोग साभिप्राय और सौद्देश्य होता है, अतः कवि को प्रत्येक शब्द का सुविचारित प्रयोग करना होता है। इस दृष्टि से भी बिहारी सत्सई एक अत्यंत सफल कृति समझी जाती है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है। भूषण भार न संहारी है, क्यों इहि तन को सुकुमार, सूधे पाई न धर पर, शोभा ही के भार। इस दोहे में नायिका की एक सखी उसे अभिसार के लिए ले जा रही है, किंतु नायिका आभूषण पहनने में समय नष्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में नायिका की सखी उसे समझाती है कि हे सखी, सब आभूषणों का चक्कर छोड़ो और अभिसार के लिए चलो। तुमने अधिक देर लगा दी तो संभव है कि प्रतीक्षारत नायक निराश होकर वापस चला जाए। निश्चय ही कवि ने एक साधारण सी बात में वक्रता के माध्यम से नवीनता ला दी है। कवि ने भाषा को सशक्त और प्रभावोत्पादक बनाने तथा भाव सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए अलंकारों का भी समुचित प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग में जो सहजता और स्वाभाविकता बिहारी में मिलती है, वह रीतिकाल के अन्य कवियों की रचनाओं में देखने को नहीं मिलती है। अतः स्वभावतः उनके अलंकारों के प्रयोग से भावोत्कर्ष हुआ है, अर्थ में नवीनता और चमत्कार की उत्पत्ति हुई है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने एक विरणी नायिका की वीर व्यथा का वर्णन करने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाही, आँखिन आँखी लगी रहे, आँखें लागत नाही। इसी प्रकार ये दोहा अगला दोहा भी देखा जा सकता है, जिसमें कवि ने नायिका की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग करके भावोत्कर्ष उत्पन्न किया है। दोहा है, नेक ने जानो परत, यो परयो विरहतन छाम, उठत दियो लो नांदी, लिए तिहारो नाम। और इसी तरह से श्लेष का भी उदाहरण देखा जा सकता है। अंजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लहो, बसी मुक्तन के संग। इस प्रकार इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मुक्तकार के रूप में बिहारी सत्सई एक सफल रचना है। सफल मुक्तक में जो गुण हो सकते हैं, कवि ने उन सभी गुणों का सम्यक निर्वाह किया है। बिहारी सत्सई में कवि की मूल दृष्टि भावोत्कर्ष की प्रति रही है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग करके कवि ने साधारण सी दिखने वाली घटनाओं को नवीनता प्रदान की है। इसके साथ ही कवि ने दोहों के अत्यल्प आकार में अधिकतम भाव संप्रदाय को प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयास भी किया है। कदाचित इसी कारण उनके प्रत्येक दोहे में गूढ़ार्थ छिपा रहता है, जिसे डुबकियां लगा लगा कर प्राप्त किया जा सकता है। बिहारी के दोहों में एक सफल मुक्तक की सभी विशेषताओं का सफल निर्वाह हुआ है और इसका समस्त श्रेय उनकी मौलिक प्रतिभा को दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि बिहारी के दोहों को नाविक के तीर कहा गया है, जो देखने में छोटे लगने पर भी लक्ष्य संधान की दृष्टि से अत्यंत सफल सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।